हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज करंट अफेयर्स 5 सितंबर। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंगनबाड़ी स्कूलों का सह स्थापन एक नई पहल। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने 11 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूल। ठीक है, ये देखेंगे, केंद्र सरकार ने 11 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों के साथ सह स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी से प्राथमिक स्कूल में बच्चों के संक्रमण को आसान बनाना, संसाधनों को साझा करना और प्रारंभिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना है। ठीक है, इसमें और देखते हैं। भारत में आंगनबाड़ी के बारे में, आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सामुदायिक केंद्र है जो पोषण, स्वास्थ्य, जांच, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं। पर भारत में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का हिस्सा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक संचालित होता है। फिर है हालिया सरकारी दिशा निर्देश। क्या बोल रहा है, 3 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त दिशा निर्देश जारी किया है कि इसका उद्देश्य क्या है, 11 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों के साथ सह स्थापित करना। मुख्य विशेषताएं, पाठ्यक्रम संरेखण के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम लागू करना, डाटा एकीकरण के लिए पोषण ट्रैकर और UDIAC प्लस को जोड़ना, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अपार आईडी का उपयोग करना। इससे ऊपर वाले बच्चों का तो हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवश्यकता और प्रभाव इसका क्या होगा, हम ये देखेंगे। इस पहल से शिक्षा में निरंतरता आएगी, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग बढ़ेगा और बच्चों की निगरानी बेहतर होगी। हालांकि कुछ केंद्रों में सुविधा की कमी और सीमित सहयोग जैसी चुनौतियां। आगे किराया, इसमें क्या हो सकता है, इस योजना की सफलता के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार से प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और तकनीकी एकीकरण को मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का दूसरा। देखेंगे आरक्षण की 50% की सीमा एवं संबंधित मुद्दे विश्लेषण। चलिए इसको देखते हैं डायरेक्ट। ये खुल नहीं रहा है, दूसरा देखते हैं खुलता है। खुल रहा है। चलिए जो खुल रहा है वो पढ़ते हैं, बाकी में प्रॉब्लम है। तो भारत की कॉफी हृदय भूमि और मानसून संकट, इसके बारे में देखेंगे। भारत की कॉफी हृदय भूमि और मानसून। तो देखते हैं, भारत की कॉफी उत्पादन सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, कर्नाटक है। ये चिकमंगलुरु, कुर्ग, हासन जिलों से आता है। ये सब आपको क्या है, यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हाल ही में इन क्षेत्रों में लगातार 3 महीने से अधिक समय तक भारी बारिश, तेज ठंड और धूप की कमी ने कॉफी बागानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भारत की कॉफी हृदय भूमि, कर्नाटक विशेषकर चिकमंगलुरु, कुर्ग एवं हासन देश की कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा हुआ है। यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। हाल की समस्या क्या है, हाल की समस्या मानसून फ्रीज। वर्ष 2025 में समय से पहले और लगातार हुई बारिश ने कॉफी उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भारी बारिश और नमी के कारण ब्लैक रॉट, लिप रॉट, बेरी ड्रॉप जैसी बीमारियां फैल गई, जिससे उत्पादन में क्या है 20 से 30% गिरावट का अनुमान है।
आगे है प्रभाव और चुनौतियां। पर किसानों की आय में भारी कमी हो रही है, काली मिर्च जैसे सहायक फसलें भी प्रभावित हो रही हैं, कॉफी निर्यात पर नकारात्मक असर की आशंका हुई है, लगातार मौसमी अस्थिरता और रोग प्रबंधन प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, हाँ और आगे देखते हैं। तराई संकट से निपटने के लिए बेहतर जल निकासी, मौसम पूर्वानुमान और फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। कॉफी बोर्ड और सरकार द्वारा किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। कॉफी बोर्ड के बारे में यदि हम देखना चाहें तो कॉफी बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक संस्था होता है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित। स्थापना 1942 में भारत में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो नहीं खुला था, ये देखते हैं भारत की ईएफटी व्यापार समझौता एक नया आर्थिक अध्याय खुलता है। चलिए आइए, तो भारत ईएफटीए व्यापार समझौता एक नया आर्थिक अध्याय है, इसके बारे में हम देखेंगे ये आखिर है। ठीक है, कह रहा है भारत ने हाल ही में यूरोपीय व्यापार संघ के साथ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कह रहा ईएफटीए देश 15 वर्षों में $100 बिलियन का निवेश करेगा, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। शुल्क में कमी, भारत ने स्विस घड़ियां, चॉकलेट और हीरे जैसे उत्पादों पर शुल्क कम किया है। वहीं ईएफटी देशों ने भारत के अधिकांश निर्यातों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्रदान की है। सेवा क्षेत्र की बात है तो समझौते में सेवा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। सतत विकास, ये भारत का पहला ऐसा समझौता है जिसमें पर्यावरण, श्रम और मानवाधिकारों से संबंधित कानून रूप से आधिकारिक प्रावधान है। आगे है ईएफटी ब्लॉक के बारे में। ईएफटी की स्थापना 1960 में हुई थी और इसके सदस्य देश कौन कौन है? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ज्यादातर कभी कभी पूछ देता है, स्थापना पूछ देगा, इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे, तो कौन कौन थे? अच्छा, संस्थापक सदस्य देश की बात तो यहाँ पे नहीं किया है लेकिन पूछता है। ठीक है, पर इसके सदस्य देश आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। ये देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है लेकिन यूरोपीय एकल बाजार के हिस्सा है। ठीक है, ईएफटीए ब्लॉक के बारे में जानेंगे। ईएफटीए की स्थापना 1960 में हुई थी, तो हमने पढ़ लिया ना। प्रभाव और चुनौतियों के बारे में इस समझौते से भारत में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सोने का आयात के कारण स्विट्जरलैंड के साथ भारत का व्यापार घाटा एक चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा कृषि निर्यात में बाधाएं और डेटा विशिष्टता संबंधी चिंताएं भी मौजूद है। आगे गिरा गया है निवेश लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना, कृषि निर्यात में सुधार करना और समझौते के लाभों के बारे में व्यवसायों को शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण उपाय होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए इसको देखते हैं। भारत जापान संयुक्त राष्ट्र ऋण तंत्र, कार्बन व्यापार और हरित निवेश में नया कदम। ठीक है, इस करंट अफेयर को देखते हैं। चर्चा में आखिर क्यों है, तो भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त ऋण तंत्र, ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कार्बन व्यापार, हरित निवेश और सतत नवाचार को बढ़ावा देना है। पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्व क्या है, तो यह समझौता भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जापान सरकार के बीच हुआ है। यह 10 ट्रिलियन येन के दीर्घकालिक समझौते का हिस्सा है जिसमें एआई, रक्षा, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल है। यह समझौता अमेरिकी टैरिफ और चीन के दुर्लभ मृदा तत्वों पर प्रतिबंध के बीच भारत की विनिर्माण स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। फिर कार्बन ट्रेडिंग और जलवायु विविधता। जेसीएम के तहत भारत जापान द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने और डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों के हस्तांतरण में मदद मिलेगी। यह भारत के घरेलू कार्बन बाजार को भी मजबूत करेगा और 2027 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य में सहायक होगा। तो ये है
नेट जीरो का लक्ष्य कब है? तो 2070 ये याद रखना है। कॉप 30 की भूमिका। कल ब्राजील में होने वाले आगामी कॉप 30 में वैश्विक कार्बन बाजार नियम प्रमुख चर्चा का विषय होंगे। भारत जापान मॉडल यह दिखाता है कि कैसे द्विपक्षीय सहयोग वैश्विक जलवायु वार्ताओं को पूरक बन सकता है। कर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2 देशों को लचीले द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित काम को पूरा करने की अनुमति देता है। यह प्रौद्योगिकी आदान प्रदान विकासशील देशों के लिए वित्तीय संस्थान के प्रवाह को सुगम बनाता है। इस इंपोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और भी होगा। ये नहीं खुला था, ये नहीं खुलेगा, ये भी नहीं खुलेगा, इसका तो कोडिंग भी कर गया है फिलहाल, तो ये भी नहीं खुलेगा। तो आज चलिए इतना ही देखते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।